नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मैं हूं सूरज मोहन झा। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नशीली दवाओं के सेवन और अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 26 जून को संयुक्त राष्ट्र की पहल पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इससे संबंधित कि किस तरह से नशीली दवा और उससे संबंधित हमारे देश में कानून है और कैसे कैसे उन कानूनों का उल्लंघन होता है या ज्ञान का अभाव होता है, जिस वजह से ये नशीली दवाओं का जो व्यापार कहें या सेवन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इससे संबंधित एक कानून है 1985 का, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसे शॉर्ट में NDPS एक्ट भी कहते हैं, जो इसी से संबंधित बनाया गया। तो इन सभी विषयों पर आज बात होगी और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं दीपक भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ हैं सुनील वात्सायन साहब, पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ हैं जोगिंदर सिंह जी, पूर्व प्रमुख नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और साथ में पूर्व डायरेक्टर CBI, सर आपका भी स्वागत है। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। दीपक जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा। जो आज हमारा विषय है नशीली दवा और उससे संबंधित कानून, और जिस NDPS एक्ट की अभी मैंने जिक्र किया था, तो कुछ दर्शकों के नज़रिए से बताइए वो क्या कुछ कहता है। पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे लोकसभा टीवी को, जो 26 जून आप लोग याद में रखा है। अभी तक तो हमको ऐसा कुछ खबर नहीं है जो कोई 26 जून का रख के कोई प्रोग्राम बनाया। NDPS एक्ट का हिंदी जो बोला बहुत अच्छा बोला, वो तो हम बोल नहीं सकेंगे। तो एक चीज़ है, हमारा इधर में विशेषज्ञ है, हम लोग टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे। UN रिपोर्ट का हिसाब से आज होल वर्ल्ड में 500 बिलियन का बिजनेस है ड्रग का, नेक्स्ट टू पेट्रोलियम एंड आर्म्स। 2010 में यूनाइटेड नेशंस ड्रग कमिटी ऑन UNODA has recorded 1 million drug addicts in the country. Unofficial entries are 5 million. So 2014 में तो सभी डबल हो गया। सो हमारे जो भी कानून है, NDPS है, उतना अच्छा हिंदी आपने बताया, प्लस हम लोग जितना इन्फोर्समेंट करें, समस्या जो है वो बढ़ते जाता है। और इन्फोर्समेंट का जो बात हम लोग करते हैं, हम आई सपोज हमारे रोल है जुडिशियरी और लीगल का तरफ से हमारे क्या बताने का है वो बताना, बट इन्फोर्समेंट ओनली ऑन द सप्लाई साइड। इन्फोर्समेंट का जो इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी और ये होगा, वो क्या होता है, उसमें ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। कार्यक्रम में आगे इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ ही कानूनी जो बारीकियां हैं वो भी आपसे समझने की कोशिश होगी। लीगल पॉइंट में हम अपने विशेषज्ञों से विषय से संबंधित बातें तो करते ही हैं, और चूंकि जैसे कार्यक्रम का नाम ही लीगल पॉइंट है, कानून से जुड़े मसले हैं, और इसमें आप अपने सवाल या अपने राय भी हमारे इस मंच पर दे सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 2303-5420 और हमारे पास टोल फ्री नंबर है 1800-115314। तो आप अपने सवाल या अपने राय हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। जोगिंदर सिंह साहब, आप पूर्व प्रमुख रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, और वही नोडल एजेंसी है पूरे देश में इस विषय से संबंधित। किस तरह की जो, अगर हम जानना चाहें, नशीली दवाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं वो किस तरह से भारत में पाई जाती हैं और क्या क्या समस्या है? देखिए साहब, ऐसा है, छुपाने को तो हम जो मर्जी कह दें कि ये जो है अफ़गानिस्तान से आती है, पाकिस्तान से आती है। सच्चाई तो ये है कि जितनी भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, इनका ओरिजिन है ओपियम से। और अगर ओपियम को आप एसिटिक एनाहाइड से आप ड्राई करके एक केतली में उबालते रहो, सब उड़ जाए और सफ़ेद पाउडर रह जाए, तो वो हीरोइन बन गई। तो ये चीज़ें जो हैं ऑफिशियली लीगली हम दुनिया को सप्लाई करते हैं। चूँकि सरकार का रेट जो है बड़ा कम है। जब मैं DG था तो ये 250 रुपये किलोग्राम का होता था ओपियम का रेट। ये सब हमारा वो इंदौर में है, इनका इंदौर ग्वालियर में ऑफिशियली लीगली लाइसेंस दिया जाता है उनको नारकोटिक्स कमिश्नर से, ताकि ओपियम ग्रो कर सकें, ताकि सरकार को बेच सकें। सच्चाई तो ये है कि कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है ये बताने के लिए कि कितना कुछ यहाँ रखा जा रहा है, और फार्मर तो नेचुरली उसको बेचेगा जिससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और सरकार के एक बार देने से बाद फिर पीछे पीछे भागना पड़ता है, वो भी एक पेटी सम के लिए।
पर उनको मिनिमम प्रोड्यूस देनी पड़ती है, तो इसलिए लीकेज का जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। बाहर से भी आती, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आती। सच्चाई तो ये है कि ड्रग्स में इतना पैसा है जनाब, जिसको मौका मिलता है वो सोचता है कि इसमें पैसा बना दे। अब ये मैं अभी एक देख रहा था कि इस देश में मुंबई में 1512 केसेस अभी तक जो रजिस्टर हुए हैं, और दिल्ली सेकंड है 892 केसेस के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर उनका डाटा देखेंगे आप तो इट इज़ शॉकिंग। ये 2012 में 29,247 केसेस रजिस्टर हुए थे एनडीपीएस एक्ट में, और जो है उससे पहले हुए थे 29,048। ये पंजाब का जो है डाटा जो है 10,000। चलिए जोगिंदर सिंह साहब, आपने पंजाब का जिक्र किया और हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं पंजाब से, सिंह राजा साहब। सर पूछे अपना सवाल। 10। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच जी मेरी कॉल लेने के लिए। जी पूछे अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि सर पंजाब में छोटे से लेकर बड़े नशे, भयानक नशे तक हर कोई शमूलियत है, हर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे कोई अनपढ़ है। लेकिन अभी अभियान चल रहा है कि नशा करने वालों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हें नशा कौन देता है, तो वो किसी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन वो असली जो लोग बैठे हैं, जैसे कि इल्जाम एक दूसरे पर पार्टियां लगाती हैं, राजनीतिक पार्टियां, कि फलानी पार्टी बड़ी बेचती है, फलानी बेचती है, लेकिन उनकी तरफ तो बात हाथ कोई पहुंच नहीं रहा। पुलिस वाले ऐसे ऐसे पकड़कर, नशेड़ियों को पकड़कर उनको अंदर जेलों में ताड़ रहे हैं। चलिए, और लेकिन असली बंदा नहीं पकड़ में आ रहा है। सबको पता है कि कौन कौन नशे जहाँ बेचते हैं, हर एक बड़े से बड़े लोग भी इसमें। चलिए, आपका कहना है कि जो असल समस्या है उस और ना जाके इसके निपटारे को लेकर जो है इधर उधर बगले झांके जा रही है। मैं जोगिंदर सिंह साहब से ही आता हूं, उसके बाद मैं दूसरे पैनलिस्टों के पास जाता हूं। जिस तरह का था सवाल था पंजाब से जो आया है, पंजाब में हमने देखा है सबसे ज़्यादा केसेस जो है, अगर राज्य के हिसाब से देखें, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी हमने कहीं ना कहीं अगर इसे राजनीतिक तौर पे देखें तो इसका असर देखने को मिला। पूरी का पूरा इलेक्शन वहाँ पे बाकायदा इसी विषय पे ही लड़ा गया। और उसके बाद जिस तरह से, जैसे अभी हम अगर अपने कॉलर का ही कले कि अब जो घटनाक्रम है वहाँ बड़ी तेज़ी से धरपकड़ हो रही है, पुलिस भी एक्टिव हो रही है, लेकिन पकड़ के नाम पर जो है खाना पूर्ति हो रही है। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है, भावजा से बैठे हैं, ये तो वकील एमिनेंट हैं। जो हमारे लाज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में कहा था सभी चोरों, गुंडों, बदमाशों, क्रिमिनल्स के हक में है। अब आदमी जो है कन्फेशन भी कर ले पुलिस के सामने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक कस्टम के सिपाही के सामने कर ले, उसकी पूरी फुल वैल्यू एडमिसिबल है। आपका ख्याल है कि जो आदमी ला रहा है तो कोई विटनेस वहाँ दरख्त के पीछे छुप के खड़ा हुआ है, देखेगा इसको प्रूव करने के लिए, हाँ जी ये, और 10-20 साल कोर्ट में चले। अब ये मैं नहीं कहता कि सारी चीज़ एडमिसिबल करो, किसी न किसी रैंक पे ऊपर कम से कम उसके सामने हो, तो ट्रस्ट तो करिए। एक भाई मजिस्ट्रेट होगा, एक भाई पुलिस मैन होगा। पहले मैं दीपक भट्टाचार्य जी से मैं सिर्फ आधा मिनट ही लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ। देखिए बात ये है कि ये है सोशल प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पैसा मिक्स है। वही हीरोइन की कीमत जो उन दिनों 2.5 करोड़ होती थी, आज वो 5 करोड़ हो गई है। तो इतना पैसा है, तो इसके लिए सभी को लालच है। और एविडेंस तो आपको चाहिए, जो हमारे लाज मांगते हैं वो तो आपको कभी मिलेगी। सिर्फ एक मैं सेंटेंस कहूँगा, निर्भया के रेप केस में जब वो विटनेस था, उससे वकील ने सवाल पूछने का, डिफेंस वाले ने पूछने शुरू कर दिए कि आपने क्यों पुलिस को बुलाया, आपने हॉस्पिटल को नहीं। वो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी गलती की, मैं सरकारी गवाह बन गया, विटनेस बन गया, आगे से ये गलती नहीं करूँगा। देन सडनली प्रोसिक्यूटर रियलाइज कि ये तो हमारा ख़राब कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं, डिफेंस को बोला आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। तो अगर आपने बेइज्जती करवानी तो विटनेस करने के लिए जाइए, कौन जाएगा कोर्ट में। चलिए, अभी हमारे साथ राजस्थान से भंवर सिंह साहब जुड़े हैं। भंवर सिंह साहब स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ जी भंवर जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये स्मैक पीने वाले जो लोग हैं,
आजकल एक मेडिकल स्टोरों से इंजेक्शन उठा रहे हैं, उस इंजेक्शन का नाम है एविल का इंजेक्शन। उस इंजेक्शन को लेकर ये 10 ग्राम उस इंजेक्शन में से दवाई निकालते हैं, 10 ग्राम डिस्टिल वाटर निकालते हैं और उसको नशीले प्रयोग में लाया जा रहा है आजकल। तो इन मेडिकल स्टोरों पर रोक लगानी चाहिए जो इस प्रकार के इंजेक्शन बिना पर्ची के या बिना डॉक्टर के लिखे हुए बेच रहे हैं। तो इन मेडिकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए, सरकार को सोचना चाहिए इन मेडिकलों के ऊपर। चलिए, आपका सवाल हम समझ गए। पहले मैं दीपक भट्टाचार्य जी के पास आऊंगा, उसके बाद वात्स्यायन साहब के पास जाऊंगा। सिंह साहब को बात सुनने में हमको बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। अभी उनका विजडम है दैट यू नो लॉ इज यूजलेस। दीपक भट्टाचार्य जी, एक तो दोनों जो अभी कॉलर आए हैं, पहले तो कानून के नजरिए से मैं जो है सब उनको बताइए कि एनडीपीएस एक्ट जो है वो आखिर है क्या, वो क्या कहता है, उसके बाद हम क्रमवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। एनडीपीएस एक्ट एक सेंटेंस में बोलने से ये कोई भी ड्रग अब्यूज ऑफ ड्रग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग का एंटीडोट है। कानून का हिसाब से वो कैसे लेके जाए, कि कैसे हैंडल करने पड़ेगा। तो उसमें इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एक्ट क्या क्या होता है वो भी है। आपने पहले जो सवाल पूछा था, ये व्हाट आर द ड्रग्स एंड दिस थिंग्स, दिस इज कैनाबिस, हेरोइन, लोकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड अदर थिंग्स, एवरीथिंग इज देयर। आज जो सवाल आपने जो पंजाब से सुना है और राजस्थान से सुना है, आई विल जस्ट ट्राई टू पुट इट ऑन द पॉइंट। आपका ड्यूटी क्या है, आप नागरिक का हिसाब से आप देखता है एक आदमी, इवन आज जब आ रहा आपका लोकसभा में हमने देखा साउथ एक्सटेंशन का पहले वो हैविंग दैट कैनबिस स्मेल, आई जस्ट केम आउट, आई डिडंट से एनीथिंग। अभी सब लॉ कोर्ट और जोगिंदर सिंह का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऊपर सब आपने छोड़ देंगे तो ये सोशल लेवल कभी नहीं जाएंगे। सब हम लोग दूर से देखते हैं, हम 40 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये है एनडीपीएस एक्ट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक एक्ट, मोस्ट ड्रैकोनियन एक्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने जजमेंट देखेंगे, उन्होंने बोल रहा था वो 2000 आपने बोला जी ठीक है पुलिस ऑफिसर नहीं है, इंडिपेंडेंट विटनेस है, विटनेस का ऊपर जाओ, ड्रग को निकालने पड़ेगा सोसाइटी से। सो नॉन ड्रैकोनियन होता है। पंजाब का आंसर है जब भी आपने देखा कोई आदमी कॉट व्हाइल हैविंग द ड्रग एंड उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया, आप जाके बताओ इफ यू नो हु इज द सप्लायर। आप बोलता है हम वो नहीं है, आप कैसे बोल रहा है जो बोलता है वो ठीक नहीं है। देखिए आपका ये महसूस है दैट ये ठीक नहीं बोलता है। राजस्थान का इंजेक्शन, जो डॉक्टर इंजेक्शन देता है उसका नाम जाके बताओ, सेल्फ इंजेक्शन जो देता है उसका नाम जाके एज ए सिटीजन कम, अदरवाइज नो कोर्ट, नो एनफोर्समेंट एजेंसी, नो पुलिस विल बी एबल टू डू एनीथिंग अंडर द एनडीपीएस। चलिए, अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, परेश पंचाल साहब। पंचाल साहब स्वागत है, पूछे अपना सवाल। अहमदाबाद गुजरात से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। हाँ सर, पूछे अपना सवाल। सबको पूछना चाहूंगा कि नशे का चलन इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, इनका पब्लिसिटी कौन करता है, इसका मार्केटिंग कौन करता है। जो फिल्मों के अंदर हमारे देश में और दुनिया में जो फिल्में बन रही हैं, वो फिल्मों के अंदर इस प्रकार से फिल्माया जाता है कि इसका सीधा सीधा असर जनता पे पड़ता है, हर एक क्षेत्र में, नॉट ओनली इन नारकोटिक्स बट क्रिमिनल फील्ड टू। क्रिमिनल भी लोग होते जा रहे हैं ये फिल्मों की वजह से। चलिए परेश पंचाल साहब, आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा कि आखिर ये नशाखोरी क्यों बढ़ रही है, और कहीं जो हमारी अभी आधुनिक जीवन शैली है जिसमें हम कई चीजों से प्रभावित होते हैं। कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि समाज का जो सबसे निचला तबका है वो इन सब चीजों से ग्रसित है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विगत 1-2 दशकों में बदलाव आया है और अब जो है हाई क्लास सोसाइटीज में भी एक नए चरम आए हैं। उसमें फिल्मों का भी का हो सकता है या एक दूसरे को देखा देखी इन सब चीजों का होता है। तो इन सभी विषयों पर मैं जानूंगा, आपके सवाल का जवाब भी सुनील वात्स्यायन साहब से जानूंगा, पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, आपके पास इस तरह के केस आते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश होगी। अभी समय बाद ब्रेक के बाद आएंगे तो इन्हीं चर्चा इसी विषय पर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक गंभीर समस्या की और उसके कानूनी पहलुओं की, नशीली दवा और उससे जुड़े अवैध जो तस्करी होते हैं उससे संबंधित हमारे देश में जो कानून है उसके विषय पर। सुनील वात्स्यायन साहब, चर्चा में आपको लाना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे परेश पंचाल साहब का भी अहमदाबाद गुजरात से फोन आया था, उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए थे, साथ में उन्होंने जो है जीवन शैली और चीज़ों को भी घेरे में लिया। आप कुछ उस पर कहना चाहेंगे, किस तरह से नशाखोरी के आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक नशे की सवाल है, जहाँ एक तरफ ये लीगल एस्पेक्ट है, लीगल तो
बाद में है, पहले सोशल है और पर्सनल भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग इसको पर्सनल मानते हैं, कहते हैं कि ये मेरा प्राइवेट है, मैं क्या करता हूँ अपने साथ, मैं तंबाकू लेता हूँ, नशा लेता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। तो जो एक सोशल कंट्रोल जो पहले कभी समाज का हमारे इस पर एक सोशल कंट्रोल नाम की कोई चीज़ होती थी, वो ख़त्म होती, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो नेचुरली अब जो सेकंड अगर कोई चीज़ बचती है तो वह लीगल। जो एनडीपीएस एक्ट है बड़ा उसमें क्लियरली बताता है कि जो आपका नशा लेने वाला व्यक्ति है वो भी क्राइम ही माना जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ऑफेंडर हो या रेगुलर ले रहा हो। मगर यहाँ पर फिर भी पुलिस और समाज जो है उसको बड़ा पॉजिटिव ह्यूमन एस्पेक्ट से ही ले रहा है, यानी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति नशा लेता है इसलिए पकड़ा नहीं जाता, उसको पहले इलाज के लिए ही भेजा जाता है। वो अलग बात है कि जो अक्सर ट्रैफिकिंग कर रहा है या बेच रहा है वो खुद भी कंज्यूम कर सकता है, खासतौर से जो पैडलर होते हैं, छोटे पैडलर, वो भी पैड लेते हैं, मगर जो बड़े वाले हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। मैं छोटे पैडलर पुशर की बात कर रहा हूँ जो कम्युनिटी लेवल पे बात करते हैं, वही उन्हीं का जिक्र वो उन्होंने किया था कि वो अक्सर उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे जानकारी ली जा रही है, तो पुलिस तो कहीं ना कहीं से सोर्स लेगी। पहली चीज़ तो ये आती है। दूसरी बात आती है कि हमारे को जो समाज का जो हमारा पंचायत है खासतौर से, वहाँ पर अगर पंजाब में हम देखें तो बहुत ऐसी 200 से ज़्यादा पंचायतें जहाँ पर अल्कोहल को उन्होंने बैन किया और 2 साल तक उन्होंने अडॉप्ट किया और उसको फॉलो किया, क्योंकि कानून ये कहता है कि 2 साल तक अगर कोई वहाँ पर बूटलैगिंग नहीं होगा तो वो नेचुरली वहाँ पर दोबारा से वो आ सकता है। तो वो भी एक क्लू वहाँ पर लूज पॉइंट है। इसी तरह से अगर नारकोटिक्स वाले मामले में भी अगर हम जब तक पंचायत को वहाँ पर लोकल बॉडीज़ को अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मोहल्ला समितिज़ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वो एक ताकत बन के सामने नहीं आएगा। नहीं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सुनील बादशाह साहब, उनको ले लेते हैं। राजेश झा है। राजेश जी पूछे अपना सवाल। हाँ जी, एक आदमी इंजेक्शन लेता है अपने हाथ में और कहता है कि मैं बॉडी बनाने के लिए लेता हूँ, तो क्या वो ड्रग्स लेता है कि बॉडी बनाने के लिए लेता है? यही जानकारी लेना था। उस पर कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई? ठीक, पहले उनका कहने का मतलब जो था कि जो आजकल हम देखते हैं कि चलन बढ़ा है बॉडी बिल्डिंग और उसका, उसमें तमाम तरह की जो दवाएं जो है करने के लिए इंजेक्शन लेता है, उसके विषय में नियरेस्ट हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में आप लेके जाइए कृपया, उसमें निकल जाएगा जो किस लिए क्या इंजेक्शन लेता है। अदर और नहीं तो नियरेस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए ये ड्रग लेते हैं। सुनील बादशाह साहब, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? जैसे दीपक जी ने एक कानूनी उसे लेबोरेटरी में ले जाना, या आपको लगता है कि हमारे समाज में अभी इतनी जागरूकता है, जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि अभी लोग कानूनी से सामाजिक ही एक आधे नशे तो ऐसे हैं जिन्हें सामाजिक स्वीकार्यता मिली हुई है, तो ऐसे में कौन इतना वो जाएगा? जी, एक और किया गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड किया है, अब नॉन कमर्शियल क्वांटिटी, एक फिल्म स्टार का, टॉप फिल्म स्टार का बेटा पकड़ा गया था तो उसने प्ली लिया था, उसका इन्फ्लुएंस समझ लीजिए, गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट थिंकिंग समझो, उन्होंने किया नॉन कमर्शियल क्वांटिटी में 10 साल की सजा नहीं होगी, उन्होंने कर दिया। तो ये पहले तो गवर्नमेंट का अपना व्यू क्लियर होना चाहिए कि इज इट सोशल प्रॉब्लम, इट इज़ ए पुलिस प्रॉब्लम। हर चीज पुलिस पे डालते रहेंगे तो करप्शन तो बढ़ेगी। और इससे संबंधित जो हमारे कॉलर थे इनका जो संबंध है कि वो बॉडी बनाने के लिए वो जो इंजेक्शन इस्तेमाल होती है, तो उसके विषय में कुछ कहना है? जो इन्होंने एक बात यहाँ पर वो जो स्मोक करते हैं और इंजेक्शन लेते हैं, आप जाके पूछेंगे ना डायरेक्टली, कोई आपको नहीं बोलेंगे he says I am ordinarily smoking that there are hash inside or marijuana inside। चलिए मानिए उनका एक उन्होंने चिंता जाहिर की जो कॉलर हैं, तो ऐसे विषय में फिर ऐसे विषय में the safest thing is that if he is of the view that he is having some kind of drugs or any cannabis or anything, and if he doesn't want to come into the picture, please give a call to the police that so and so places the people are having drugs and having the abusing the drug। ये नहीं होगा तो कोई एनडीपीएस, कोई एनफोर्समेंट, कोई पुलिस से कुछ नहीं होगा। बादशाह साहब, इसमें एक जो बहुत जरूरी बात है वो है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर हम देखें तो उसके पूर्व में अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा उसमें एक रीज़न है, कॉजिंग फैक्टर है। अब जो लाइफस्टाइल की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि ये क्यों ले रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने को सुलाना चाहता है, मन को सुलाना चाहता है, वो जो सुलाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, वो चाहे वो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स हैं जो कि खिलाड़ी ले रहे हैं। चलिए इस विषय में हम आगे बढ़ाएंगे, बड़ा वृहद विषय। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, जगजोत हैं चंडीगढ़ से। जगजोत जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पंजाब में बहुत तगड़ा क्रैकडाउन हो रहा है ड्रग्स के ऊपर, कोकेन के ऊपर, हेरोइन के ऊपर,
तो क्या इससे जो चीप नशे हैं जैसे कैप्सूल्स हैं, आयोडेक्स वगैरह का नशा किया जाता है, फुट पॉलिश का नशा किया जाता है, तो वो उसमें इंक्रीज नहीं हो जाएगा अगर हम बड़े नशों के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे? चलिए जोगिंदर जी। नहीं देखिए साहब, ऐसा है जैसे मैंने अर्ज किया है, एक तो जो है इसको पुलिस से निकाल दिया जाए। ये काम जो है लोगों का है, पुलिस जाएगी वैसे ही डर जाते हैं, वैसे ही रेपुटेशन हिंदुस्तान में पुलिस की। लेकिन पर अब point अगर is here प्रशासन कि के लेवल अब पे तो कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं ऐसा है, मैं अर्ज करूंगा, पंजाब की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, तुम करवा रहे हो, स्मगलिंग करवा रहे, ये सारे ही हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। अगर चलिए उसे हम कहते हैं नहीं तो मैं कहता है इसको सोशल तरीके से ट्रीट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली 12 मार्च 2014 को जब पंजाब सरकार ने पैसा मांगा भारत सरकार से कि हम इनको ड्रग डिडक्शन को डील करने के लिए हेल्प कीजिए, उन्होंने कहा वी हैव नो फंड्स नो मनी, तो ये जहाँ सूट करता था सरकार को, वो कहती थी कि ये सोशल प्रॉब्लम में हम करेंगे, हर चीज़ों को लिए करेंगे। जहाँ नहीं करता था, इसको एक नेशनल जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है, एंड प्लीज़ कीप पुलिस आउट ऑफ इट। आपके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पंचायत हैं, क्योंकि जैसा भी हो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वही हिसाब है। तो इसको जितनी दूर रखेंगे, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए देना भी किसी के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके एक सोशल डिसअप्रूवल होनी चाहिए। और दूसरे जो है, हमने कहा है कि कमर्शियल क्वांटिटी का, मेरे ख्याल में जब सरकार ने लाई है उसको चेंज करना चाहिए। ड्रग इज़ ए ड्रग ना। आप कहेंगे आधा किलो से ऊपर नॉन कमर्शियल है या 5 ग्राम से ऊपर। जोगिंदर जी, एक कानूनी लहजे से अलग मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये जितने भी ड्रग्स की बात कर रहे हैं काफी महंगे हैं, और ये पंजाब में जैसा हम कॉलर भी देख रहे हैं, हमारे हर जो है कॉलर लगभग पंजाब से ही आ रहे हैं, 1-2 को छोड़ दे तो निकल के आता है। क्या ये आर्थिक संपन्नता भी है कि जिस हिसाब से संपन्नता बढ़ी है? क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता कई ऐसे नशे हैं जिनको नशे कहते हैं, लेकिन वो उनकी सामाजिक स्वीकार्यता दूसरे में है। मैं खासतौर से हिंदी पट्टी के राज्यों के बारे में बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उस लेवल के नहीं होते हैं। ये पंजाब में जो इस तरह की बातें हो रही हैं, उसने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ये क्या वो आर्थिक संपन्नता की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं देखिए, जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, नशा तो नशा ही है, चाहे शराब का हो, चाहे हीरोइन का हो, चाहे अफीम का हो। अब ये बात करने की और चीज़ है, कई स्टेट में तो उस समय के एक मिनिस्टर की फोटो भी दिखाई गई थी कि वो ट्रेडिशनल था मैरिज के ऊपर राजस्थान में ओपियम सर्व करना या किसी और सोशल कहीं। चलिए, अब ये कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरकिशन जी उत्तर प्रदेश से। हरकिशन जी पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये दवा है और नशे की हालत में जो लिखा जाता है, ये जो है उस पर NRS लिखा जाता है, और NRS लिखने के बाद वो दवा मेडिकल स्टोरों में बेची जाती है, और जब बेचने के बाद वो डॉक्टर उसको लिखता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर ये NRS तो लिख दिया गया, लेकिन मोस्टली समझ लीजिए 100% में 95% पर्चों पे NRS की दवा लिखी जाती है, और जब मरीज को 15 दिन के लिखी जाती है, 16वें दिन जब मरीज को नहीं मिलता है, या तो मरीज 500 रुपए दे के डॉक्टर से नया पर्चा बनाए तब वो दवा पाता है। तो ऐसी स्थिति में मरीज क्या करे? मरीज या तो डॉक्टर को 500 रुपए न दे, और मेडिकल स्टोर की हालत ये होती है कि वो दवाई देगा तो उसका स्टॉक रखे, रजिस्टर रखे, मेंटेन रखे। तो ये कैसा कानून सर बना हुआ है? चलिए आप। मैं एक बात इसमें जरूर बात कहने की है, वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर बहुत जोर दे रही है। एक उनका बहुत बड़ा प्लान है, और अल्कोहल की एक पॉलिसी बनने जा रही है, नेशनल अल्कोहल पॉलिसी। उसी तरह से ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी भी बनी है, वो भी अभी इस समय मतलब पेश होनी है मतलब इसमें। अब सवाल आता है कि ये जो दोनों चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये दोनों का एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप होने के कारण उसका फ़ायदा जो केमिस्ट है, क्योंकि जब आप, उन्होंने जैसे कहा कि नशे को आप जब सप्लाई को जब आप पकड़ेंगे, तो सप्लाई को पकड़ते साथ ही डिमांड पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती। पुलिस ने रेड करनी शुरू कर दी, मगर डी एडिक्शन सेंटर्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट नहीं किया कि जो लोग हमें मिलेंगे उनका क्या करेंगे, हम उनका रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, उनकी फैमिलीज़ को कैसे हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर वो दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कि जो हम लाइफस्टाइल, जो आपने पैसे की बात कही, पैसे का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर क्विक मनी है और संस्कार और वैल्यूज साथ में नहीं चल रहे हैं, तो आदमी को एक वैक्यूम मिलता है।
तो अब लगता है कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, क्योंकि मन को संभालने के लिए मुझे कोई ऐसे रास्ते चाहिए जिससे कि मैं उसको दबा सकूं। मगर मन में अंदर से विचार चल रहे हैं तेज। ये मैं एक बड़ा क्लिनिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, कि वो चीज को आदमी शराब क्योंकि लीगल है, काउंसलर के पास नहीं जाएगा। काउंसलर के पास क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, पागल कहलाएगा वो वहां पर। तो हमारा मीडिया वहां पर पागल, अभी हम एक फिल्म आई है हम शकल, उसमें पागल को इतना नेगेटिव दिखाया है कि शायद कोई भी साइकियाट्रिक ढंग से उसमें नहीं जाना चाहेगा। चलिए, एक नई फिल्म का नेगेटिव पब्लिसिटी तो हो गई। There is no मगर ये single कि reason. मगर ये कि बहुत जरूरी है कि हमारे को इस तरह के जो माहौल है कि वो लोग शराब के लिए ना जाएं, काउंसलर के पास जाएं। चलिए, एक कॉलर वो और ज्यादा एक कॉलर जुड़ गए हैं पंजाब से। एचके सोहन साहब पहले उनका सवाल लेते हैं। एचके सोहन साहब, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मेरा ये कहना है कि पंजाब में मैं देख रहा हूँ, मैं गुजरात पुलिस से रिटायर्ड हूँ। अच्छा जी। यहाँ मैं देखता हूँ कि लोगों को पकड़ रहे हैं, जो वो तो सब बेचारे जो पीने वाले हैं। पहले इनको सबसे जरूरी है कि कितने पुलिस ऑफिसर पी रहे हैं। नंबर ऑफ द पुलिस सीनियर इवन पुलिस ऑफिसर, पुलिसमैन एंड पुलिस ऑफिसर आर टेकिंग ड्रग। अनलेस यू डोंट कंट्रोल देम, हाउ यू कैन कंट्रोल ड्रग? फर्स्ट डोंट दे टेक एक्शन अगेंस्ट दोस पुलिस ऑफिसर्स हु आर टेकिंग ड्रग। बिल्कुल, ये दीपक I started with that. It's a social problem and everybody is trying to shift the blame and the burden to the others. और बोलता है अभी पुलिस वाले पीते हैं, तुम जब पीते हैं तब कुछ नहीं होता है, पुलिस वाले जब पीते हैं वो खराब हो गया है। So ये वो खुद पुलिस में थे, खुद भी पुलिस भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा है मैं रिटायर्ड हूँ। ठीक है, रिटायर्ड हो, अभी रिटायर्ड होने का बाद सिंह साहब का माफी बोल रहा पुलिस का आउट कर दो। तो ये बात एक बात we have to give the answers to the people. First of all, that injection we have given the answer. Secondly, the economic affluence. साहब ने बताया, but economic affluence नहीं होगा तो वो चोरी करता है। Either the increase in the crime, some news reports you will see that he was involved in a particular crime, heinous crime, because he is a drug addict and he was not being able to take money. Most of the robberies and other things you will see, especially the car thieves, they indulge in those kind of heinous crimes because they are not being able to get money for this. So the enforcement भी जैसा रहना चाहिए. Every citizen must observe his social responsibility. हमारा घर पे होता है, because the reason, as he was telling, reason for the drug addiction is very many. Social disorientation, nuclear families, no ideal in the society, depression, non-availability of suitable job. आप किस में जाएंगे? जो भी जाएंगे तो, and which country in the world has been able to contain it? Nobody. चलिए, एक कॉलर अभी जुड़ गए हैं, अजय कुमार सिंह साहब। अजय जी, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह। हाँ जी, हाँ जी, अजय कुमार सिंह। अपना सवाल पूछिए अजय जी। अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल सीधा पूछिए। मेरा सवाल यह है कि नशीली दवाओं के संबंध में क्या बिक्रीकर्ताओं के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, दुकानदारों के लिए, कि वो एक रजिस्टर रखें कि हमने किन प्रतिबंधित दवाओं का बिक्री किया? चलिए, हम इसे, ये अच्छा सवाल है, हम अपने विशेषज्ञों से इसके जवाब जानना चाहेंगे। अभी समय हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी विषयों पे बात, और साथ में अपनी जो चर्चा निरंतर चल रही है कि कानून तो है, लेकिन साथ पे जो सामाजिक अपनी एक मजबूरियां हैं, हम जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामाजिक स्वीकार्यता के दायरे में आती है, उनका क्या साथ में आमजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे सरकार हो, चाहे वो कानून के लहजे से करना चाहे, या जो समाज है उसके अपने भी एक तरीके हैं। जैसे दीपक भट्टाचार्य जी ने कहा कि उन्हें भी उठना होगा, तभी समस्या का निदान होगा। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लीगल पॉइंट में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, नशीली दवाएं और उससे जुड़े हुए कानूनों की। दीपक भट्टाचार्य जी, जो आखिरी हमारे कॉलर थे, उन्होंने एक विषय उठाया था कि जो दवाओं की बिक्री होती है उसमें संदेह भी हो सकता है कि नशीली हो। कई ऐसी दवाएं हैं जिनमें होता है, तो उनके रजिस्टर से संबंधित कह रहे थे। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? हमने एकदम एग्जाम्पल देते हैं। फेंसिडिल इज अ कफ सिरप, इज अ good cough syrup for even the children if taken in the proper dose, etc. But Fencidil has become now non-available in the market because it is largely used for drug abuse. We cannot have a borderline on this use and non-use, abuse and use. The question is that enforcement, if at all, if you आपने कर सकते हैं, the enforcement होगा है manufacturing point में. Fencidil will be used for this, and that will go to a particular sector of
our chemists and druggists. But it's difficult for a country like ours with 125. लेकिन दीपक भट्टाचार्य जी, बड़ा गंभीर मसला है, इसको कहीं ना कहीं सीरियसली लेना होगा। हमारे देश में जहां साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 65% से 67% के आसपास ठहरती हो, ये भी उन लोगों का आंकड़ा है जो साइन करना जानते हैं या थोड़ी सी अपनी स्थानीय भाषाओं को जानना चाहते हैं। आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि दवाइयों के बारे में इतनी गहन अध्ययन करेंगे। आप भी बंगाल से संबंधित है, मैं बिहार राज्य से संबंधित हूँ। आप जानते हैं लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, दवाइयों को जो सीधा केमिस्ट को ही डॉक्टर की तरह ट्रीट करते हैं गाँव ग्रामीण इलाकों में, और उससे दवाइयाँ ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राज्य की और जो है जिम्मेवार लोगों की जवाबदेही होगी ना। You are absolutely right, but when it's question of accountability is concerned, हम आपको एक छोटा एग्जांपल देते हैं, थोड़ा ऑफ द लाइन। About 1 month back, a student, medical student in a premier medical hostel was found dead in his room. As it is, हम लोग को inquiry commission, inquiry for inquiry, वो है ना हम लोग का to avoid responsibility. Ultimately, there was a quick inquiry and it was found out 100% students of that medical hostel were drug addicts. And 4 major drug suppliers, I am telling with all the responsibility in my command, 4 major drug suppliers were nabbed by the police. तो अभी इसी आपका जो सवाल है, अब किधर बॉर्डर लाइन? वही जानना चाहता, जिनका आपने उदाहरण दिया है, मेडिकल स्टूडेंट थे, पढ़े लिखे लोग थे, जानते थे, तो ये तो बहुत कम आबादी, इतनी बड़ी जो आबादी है देश की, वो गंभीर दवाई को बड़ा हल्का माना जाता है। हम सब जानते हैं, वो केमिस्ट के पास गए, जो दवाई उसे अपना बता दिया क्या है, केमिस्ट से जाना नहीं, सर्दी है तो और भी कुछ हो सकता है, उस दवाई दे दी और चुपचाप घर में आके ले लेते हैं। इस तरह की चीजें, उतनी बड़ी आबादी को एकदम से इसीलिए छोड़ देना कि कानून में कुछ नहीं है, सामाजिक छोड़ देना नहीं, बट हम आपको बताता है, हमारे कोर्ट एक्सपीरियंस से बताए, 100 ऑफेंस से 1 ऑफेंस आएगा एनफोर्स। चलिए, अभी एक कॉलर है तिलक राव जी पंजाब से। सर पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ सर, पूछिए अपना सवाल। स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका प्रोग्राम बहुत देख रहा हूँ, तो ये जो पुलिस का जो इंटरवेंशन हो रही है साथ में, पंजाब के नजरिए से बात कर रहे हैं आप? ये अच्छी नहीं है। पंजाब में जो मुहिम चल रही है, पुलिस की ड्यूटी लगाई है, पुलिस को इससे हटा लेना चाहिए, अच्छी रहेगा। क्योंकि कल को पुलिस ही ब्लैकमेल करेगी, उनके सभी के एड्रेस उनके पास पहुंच जाएंगे। चलिए, तो इसमें वो कल को उन बच्चों को फिर ब्लैकमेल करेंगे, उन पे केस, फॉल्स केस डाल सकते। आप इनको आपके सुझाव के हिसाब से किसे लगाना चाहिए फिर? ये इनको जो लोकल, इनको जैसे पंजाब की सोसाइटी जाए। चलिए, आप समाज के उनको बाकी उसको कहते हैं। जोगिंदर सिंह साहब, मैं सब इतना कहना चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं ऐड कर दूं इसी सवाल के साथ। चलिए, इन्होंने तो इनका अपना नजरिया है करने का, अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। इतने बड़े लेवल पे जो पूरा नेक्सस फैल गया है, पंजाब राज्य से आप देख रहे हैं, हर तीसरा कॉल जो है पंजाब से ही आ रहा है। और बिल्कुल ठीक है। लोग अभी जो लोग पहले नशाखोरी से परेशान थे, अब वो पुलिस जो है सख्ती करी है तो उससे परेशान। पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेजेस को, सरपंच को दी जाए, और जो है वो पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया है कि विलेज को फ्री करके लिखिए और बोर्ड लगाइए कि ये ड्रग फ्री विलेज है। और उन्होंने कहा सरपंचेस एंड पंचेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जिनके ट्रीटमेंट के लिए 22 सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। अब पॉइंट इस ईयर कि उन्होंने ये भी कहा कि यूथ क्लब्स को भी जो है लगाना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि ग्राउंड पर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगी, और ये सभी की उन्होंने कोऑपरेशन मांगी। दूसरी मैं कहना चाहूंगा एक चीज, हम बोल रहा इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, नथिंग एल्स। देखिए, मैं सब इतना कहूंगा, ये तो ड्रग आजकल की बात कर रहे हैं। मैं कुछ साल पहले जब डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो था, वियना हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम का, जिसको सारी दुनिया सपोर्ट करती है, तो सेक्रेटरी जनरल से मीटिंग हुई, तो मैंने कहा मिस्टर जैकोमली, वो इटालियन थे, और क्या हो रहा है? कहता है ये सब ड्रग्स जो हैं आजकल पीछे छूट जाएंगी। टोल्ड मी मोर देन आई थिंक 20 years बैक। मैं क्या क्यों? कहते हैं आजकल रिसर्च चल रही है कि अगर यू वांट टू फील वेरी हैप्पी यू टेक दिस ड्रग, यू वांट टू फील लाइक ए लायन यू टेक दिस पर्टिकुलर ड्रग, अगर आप यू आर इन लव मूड टेक दिस ड्रग हियर। लेकिन तो ये कोई आइडियल पोजीशन तो नहीं है, आदर्श स्थिति तो नहीं है। नहीं, अभी नहीं है, पर रिसर्च इज गोइंग ऑन
and you only have to pop a pill. कि आज you are feeling like a lion. जोगिंदर सिंह साहब, अगर इस तरह का रिसर्च है कि हमें अब खुश रहने के लिए, हमें रोमांटिक मूड में रहने के लिए इन ड्रग्स की दवाओं की जरूरत पड़ेगी, तो क्या इनके पैरेलल समानांतर कोई ऐसी भी रिसर्च चल रहा है कि अब इसे रोका कैसे जाए, या संकट आ जाएगा उसके बाद? एक बात यहाँ कहूंगा कि वो नहीं चल रहा। दूसरी बात ये है कि यहाँ जैसे बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, इसको कोई क्राइम नहीं मांगता। पेज 3 पार्टी वाले, उनसे आप जाके किसी में देखिए, कुछ पुलिस वाले भी थे, बम्बई में वहाँ पकड़े गए जो है, वो रेप पार्टी चल रही थी, यहाँ पे है काम इन चीज़ों का होता है वहाँ पे जो है। तो इसको जो सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती ये कोई क्राइम है। चलो कोई बात नहीं, सुनील वासवानी साहब को भी चर्चा में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही, बात मैं उसी से लेना चाहूँगा। ये इसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड डिजीज है। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि पैसे का पीछे इंटरेस्ट है। आप वो चीज़ जो कि नेचर से अपने खुद जो कर सकते हैं, आप वो ना करके बाजार से खरीद के, क्योंकि आपके पास पैसा आया है, अब उस पैसे को आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, वो इस्तेमाल देखना बहुत जरूरी है। वो सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है उतनी कि आपने डेवलपमेंट के लिए तो खूब पैसा, इकोनॉमी खूब अच्छी कर दी, जीडीपी आपने खूब बढ़ा दी, मगर वो पैसा जा कहाँ रहा है? शराब में वापस आ रहा है। आपके पास शराब, क्योंकि आपने टैक्स भी बढ़ा रहे हैं तो पैसा का रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपको सिगरेट पिला रहे हैं आप। तो ये जो सब चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि कॉर्पोरेट का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसमें वॉच हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो रहा हो, चाहे इलीगल में इन ड्रग्स की बात कर रहे हैं हम, और शराब की अगर हम बात करते हैं, या परफॉर्मेंस एनहांसिंग वाली ड्रग्स की बात कर रहे हैं, या जोगिंदर सिंह जी ने जो ड्रग्स की बात करी है कि जो आने वाली फ्यूचर की बात हो सकती है, ये सब उसी कॉर्पोरेट के ही इंटरेस्ट की बात है। तो यहाँ पर बहुत देखना जरूरी है कि हमारे को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कोई चीज बनती है, और वो सरकार ही उसको। चलिए, अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, रजत कुमार जी। रजत जी, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल है। पूछिए जी मेरा सवाल है। पूछिए अपना सवाल। भूल गए रजत जी, भूल गए शायद हमसे हमारा संपर्क टूट गया है। हाँ, सुनील वासवानी साहब। तो यहाँ पर जो हमें देखना बहुत जरूरी है, पंजाब की जैसे आपने बात कही है, कहीं ना कहीं से एक्शन तो होगा। अब उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट भी उसमें आ रहा होगा कि ऐसे लोग भी उसके अंदर फंस रहे होंगे, जो कि अगर इसके अंदर एनजीओज को साथ में लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर डी एडिक्शन का एक नया लॉ बन गया है, जिसके कारण वहाँ 200 पहले डी एडिक्शन सेंटर चला करते थे प्राइवेट। जो वो कौन चलाते थे? जो लोग पहले नशा लेते थे वही अब छोड़ करके दूसरों का इलाज कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो है, इसका मतलब डिमांड है, ज़रूरत है वहाँ पर। और अक्सर क्या होता है कि हम वेट करते हैं कि व्यक्ति नशा लेने लगे तो इलाज करवाए, मगर प्रिवेंशन की हम बात नहीं करते। चलिए दीपक भट्टाचार्य, हम लोग जो बताया फ्रॉम द मैक्रो लेवल, इट्स ऑल राइट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, he is telling about the class interest and all this, but we have to give a message to the ordinary people, आम आदमी। तो उसके हमारा ये कहने का है, ये कानून है NDPS, क्वाइट टफ एक्ट। तो उसमें है जो जिसका पास इन पोजीशन और इन ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, पुलिस जब पकड़ेंगे, एक गजेटेड ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट का सामने उसको सर्च होगा, सर्च का बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर जाए, उसके बाद उसका अगेंस्ट में जो जो प्रोविजन आता है वो प्रोविजन में केस लागू होगा। इट्स एलैबोरेट प्रोसेस एंड मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट हैव टेकन ए व्यू दैट वेदर इट इज टेक्निकलिटीज और नॉट, जो भी हो, जिधर में सब्सटेंटिव एविडेंस यही बोलता है जी ये आदमी ड्रग का काम किया, टेक्निकलिटीज छोड़ दो। तो हम लोग ये पुलिस एविडेंस भी साहब ने जैसे बोलता था, बट इन ए रिसेंट जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट इन 2014 he has taken no police evidence I will take in this act. Supreme Court has that power to take it, he has taken it. So social awakening हुआ है, social responsibility होना चाहिए। हम आपको एक उदाहरण देंगे, रेप में 376 सेक्शन 376 क्रिमिनल एक्ट में था 100-200 बट अभी जितना ये 376 लेके, बिकॉज ए सोशल मूवमेंट वाज फॉर्मिंग अप दैट रेप इज बैड, वी मस्ट हैव, देयर वाज ए सोशल क्राई जो रेप का पनिशमेंट होता नहीं है। जैसे ये जितना क्वेश्चन आया, सभी क्वेश्चन का एक ही चीज है, जो ड्रग है उसका मिसयूज होता है, एनफोर्सिंग एजेंसी मिसयूज। सो ये सोशल मूवमेंट प्लस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, और प्लस जिधर ही आप हम लोग देखते हैं जो जितना गंदा चीज किधर होता है, ड्रग इज ऑल्सो ए बैड थिंग, नॉट ए वेरी वेलकम जेस्चर इन आवर सोसाइटी। लेट अस इन्फॉर्म द कंसर्न्ड पीपल so that all these three things can come together and this menace can come down. After all, it is ruining families, it's ruining young people. Scores of the people are being ruined.
So that is the most objectivity of the whole situation. रंजीत जी अभी गुजरात से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। रंजीत जी पूछिए अपना सवाल। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो तो दारू की बंदी है और गुजरात बंद। हाँ, गुजरात में शराब बंद है। हाँ, पूछिए अपना सवाल। और चलिए, उनकी आवाज हमें साफ सुनाई दे रही है। जोगिंदर जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये सिर्फ ये ड्रग्स ही नहीं है, और भी दुनिया के लिए हम वी आर द लार्जेस्ट इलिसिट प्रोड्यूसर ऑफ मेथाकोलिन, और ये एक किस्म का डिप्रेसेंट है। इसके कई ब्रांड नेम में मार्केट होती है, अफ्रीका में इसकी है। जोगिंदर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, आप नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से रहे, आखिरकार जो ब्यूरो है इसका काम है क्या? नोडल एजेंसी के तौर पे तो हम जानते हैं राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय पैदा करता है, आखिर काम है क्या? अगर हम कहें सरकारी तंत्र के हिसाब से इसे रोकने के लिए जो बातों में निकल के आ रहा है, जो फोन है, एक चीज तो साफ तय है कि चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अज्ञानता है। ड्रग्स को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि दवाई है या हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। बाकी कई ऐसे नशे हैं, अगर हम हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हुक्का को गुड़ाना वहाँ के समाज का एक हिस्सा है। खैनी या तंबाकू का इस्तेमाल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में सामाजिक स्वीकारता लिया हुआ है। बीड़ी आप जाएंगे तो बंगाल कई हिस्सों में है। तो हमने देखा हमारे देश में कई ऐसे जो नशे हैं वो सामाजिक स्वीकारता का है। और जैसे अभी हमारे पहलू आप में से कोई बता रहा था कि शादी ब्याह में भी जो है कई दफे जो है स्वागत ही उन सब चीजों से किया जाता है। तो आखिरकार सरकारी तंत्र के हिसाब से जो चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और भी हो, क्या मतलब कैसे संस्थाएं क्या काम है? नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, आई विश इट वाज एनफोर्समेंट एजेंसी, को मैन पावर ही नहीं है। सिर्फ मेरे टाइम में 200-250 थे, अब शायद डबल हो गया नंबर इनका जो है, बढ़ गया है। क्योंकि ये तो काम जो है आपको हर एक गांव में, हर स्टेट में करना पड़ेगा। और चूंकि आधी बात तो ये है कि पुलिस को इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको कोई सीरियस चीज मानते नहीं, पुलिस वाले भी नहीं। इसे गंभीर एक नहीं माना जाता। हमारे साथ कॉलर बिहार से सॉरी माफ कीजिएगा, पंजाब से हैं राजेश कुमार जी। राजेश जी पूछिए अपना सवाल। राकेश, हाँ राकेश जी पूछिए अपना सवाल। सर बात करूं मैं? हाँ पूछिए अपना सवाल सर। ऐसा है, जो चर्चा हो रही है बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है, और मैं बता रहा हूँ जो चर्चा हो रही है इसकी बहुत जरूरत है पंजाब को, पंजाब के लिए। और कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कपूरथला, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, आवाज। कपूरथला में एक एनआरआई आए थे अपनी वाइफ को लेके, उन्होंने स्कूल का निर्माण करना था। अच्छा जी। ऐसे वो जाल में फंस गए, उनको ड्रग्स की लत लग गई। जो जितना पैसा स्कूल के लिए लेके आए थे वो सारा ड्रग्स पी लिया। एक टाइम ऐसा आ गया, उनका जो जमीन था स्कूल के लिए उनको वो भी बेचना पड़ा। वो सारी ही अखबार में आता, 1.5 साल पहली बात है, कुछ ज्यादा लंबी बात नहीं है। वो सारा पैसा जमीन बेच के हेरोइन पी ली। आखिर अमृतसर बॉर्डर पे वो पकड़े गए। उसकी वाइफ वहां से आई, उसका ट्रीटमेंट करवाया तो उसको लेके गई। और ये जो बादशाह का बाहर बहुत बुरा मैसेज आता है, पूरे दुनिया में पंजाब की जो छवि खराब हो रही है। बिल्कुल, ये एक जिम्मेवार जो नागरिक है राज्य का, राकेश जी, जैसे उन्हें इस पे संदेह होता है कि जो इससे नाम खराब होता है राज्य का, उस पे है। साथ में एक जो उन्होंने उदाहरण दिया था वो हमें चेहरे पे हंसी तो ले आता है, हास्य प्रयास सा महसूस होता है, लेकिन है बड़ा गंभीर मसला कि एक अच्छे काम के लिए कोई विदेश से देश में अपने मातृभूमि में आता है, वो स्कूल बनाना चाहता है, लेकिन उस नशे की लत में जो पूरा राज्य एक तरह से ग्रसित हो रहा है वो भी पड़ जाते हैं और अपना सब कुछ गंवा देते हैं। बड़ा गंभीर मसला है, इस पे बात करेंगे। सामाजिक एक जो लड़ाई है उसकी बात करेंगे। साथ में 125 करोड़ की आबादी को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। कानून बन गया या फिर मैन पावर का अभाव है, ऐसी बातों को कह के अगर हम इस विषय को अछूता करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। साथ में अभी तक इसे गंभीर, जैसे जोगिंदर सिंह साहब ने अभी जो आखिर सवाल उठाया कि इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं माना जाता, तो आखिर जो जवाबदेही है वो किसकी बनती है? समाज के विशिष्ट लोग हों, आमजन हो। आखिर इस तरह की क्रांति की एक ज़रूरत है। जैसे निर्भया कांड का उदाहरण दिया गया कि एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था बलात्कार कांड के बाद, और उसको कहीं ना कहीं कानूनविदों को और सरकार को सोचना पड़ा था। तो ऐसे में क्या किसी एक सामाजिक क्रांति की भी ज़रूरत है इस विषय पर, जो इसको गंभीरता से लिया जाए, जैसा कि अब तक नहीं लिया जाता है? इन सभी बिंदुओं पर बात होगी कार्यक्रम के आखिरी चरण में। और लीगल पॉइंट के आखिरी चरण में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नशीली दवाओं और उससे जुड़े अवैध तस्करी से संबंधित हमारे देश के कानून के बारे में।
माफ़ कीजिएगा। हाँ, दीपक भट्टाचार्य जी, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, बार बार ये कह देना कि कानून है, जैसा आपने खुद कहा कानून तो है, अब करे क्या। सामाजिक चेतना की भी जरूरत है। जोगिंदर सिंह साहब कह देते हैं कि भाई एक तो मैन पावर का अभाव है, दूसरा जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है वो इससे गंभीर विषय नहीं मानते। अब अगर सामाजिक चेतना की बात करें, आप न्यायपालिका से जुड़े हैं, आपको लगता है कि इसमें जो है विशिष्ट लोगों को आना चाहिए जो कानूनी समझ रखते हो, या समाज में जो विशिष्ट लोग हों या जिनकी बात सुनी जाती हो। जैसे कॉलर का फोन आया था, उन्होंने वो बात चाहे उतनी मजबूती से ना कही हो, हिंदी फिल्मों का ऐसे ही रीजनल सिनेमा है, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, उसके मार्फत उन वहाँ के जो स्टार्स हैं उनके मार्फत कही जाए कि अब इस विषय को गंभीरता से लेना है। जो बलात्कार का एक उदाहरण आप में लोगों में से दिया गया, उसके बाद कानून में बदलाव हुआ और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा, जैसा आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबूत को थोड़ा दरकिनार किया ऐसे विषयों को आते हुए। अब सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसके नीचे कितने सारे कोर्ट हैं, सारे मामले तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते नहीं। तो आपको लगता है कि अब इसमें समाज के सभी वर्गों को आना पड़ेगा? आप एकदम सही बोला। आपने जो वो ब्रेक का पहले जो बोला था सामाजिक क्रांति, ये क्रांति इन whichever form we can decide, that is absolutely required. Total rehauling of the entire system of thinking in respect of such crimes. हमारे ये कहने का है, एक कानून है NDPS 1985 से चल रहा है। 1985 से 2014 is quite a long way to go, but we haven't got the desired result. So हम भी जो भी बोले, हमारा कोर्ट हमारा एटलीस्ट इट हैज फेल्ड। चलिए, मैं दीपक जी आऊंगा आपके पास। पहले हमारे साथ संतोष कुमार जी कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, पूछे अपना सवाल। सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, ये जो रेव पार्टी होती है कॉर्पोरेट घरानों के लोगों की, बड़े बड़े लोग जिनके बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं, तो उनपे तो केस लगाया जाता है। हाँ, लेकिन उनपे जो एक्शन लिया जाता है उसकी कोई खबर नहीं होती, मीडिया में हो या जहाँ कहीं भी हो। तो उनपे अगर अच्छी कार्रवाई हो तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल होगा, हम जैसे यंग लोगों के लिए। राइट, चलिए आप एब्सोल्युटली राइट। तो आप लोग का यंग मैन के लिए जब अच्छा मूवमेंट बनेगा तभी इसका कार्रवाई अच्छा होगा। ये देखिए, रेप का कार्रवाई हम लोग बोलता है होता ही नहीं था। आज कोई भी रेप होगा तो पहले ही हमको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देके बेल नहीं देके एक आदमी को। आपने देखा दिस तहलका का बारे में विचार चल रहा है, एडजुडिकेटरी प्रोसेस इज ऑन, बट one has to instill fear. Once fear is instilled in the mind, ये खराब काम। आपने रेप पार्टी के बारे में इन्होंने सही बोला। Every rape party, I know particularly the cases in Pune and Mumbai. These are the two places, Juhu Beach and Pune, last two cases. More than 100 boys and girls were arrested. All the VIPs of the society phoned up, either relation, direct relative, non-direct relative. But next day, the offences were given bailable offences. They went out. And he is right. उसका बारे में और कुछ कार्रवाई नहीं होगा। जोगिंदर जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद सुनील वासवान साहब के पास भी आता हूँ। पहले मैं इसको, क्योंकि पुलिस का एंगल है, उसे जानना चाहूँगा। जैसे हमने रेव पार्टी के बारे में हमारे दर्शक ने कहा और दीपक जी ने उसकी पुष्टि भी की कि उन्हें जो है जमानती उसमें दिया जाता है। अब वो रेव पार्टी है, बड़ी पार्टियां हैं, महंगी जो नशे हैं, तो उस समाज का सबसे उचला तबका करता है उससे। जो सबसे निचला तबका है, जो स्मैग या और भी चीज़ों को लेता है और भी कई चीज़ों का प्रयोग करता है, सड़कों पे सोता है, उसे पुलिस वैसे भी छोड़ देती है। किसी ले जाना जो है, कई अनऑफिशियल बातचीत जो पुलिसकर्मियों से हमारी होती है, तो उसमें वो कहते हैं कि इनको अंदर रखने का मतलब है जी ये रात में या फिर हमसे मांगेंगे, अगर हम तो इन्हें देंगे नहीं, वो अपना सर पीटना शुरू कर देते हैं दीवार में, उनको खून निकल जाता है, बाद में हम एक अलग केस में फंस जाते हैं। किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है? मतलब काम तो ना तो ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, मध्यम वर्ग को तो शायद क्या करेगा, लेकिन काम होने रहा, समस्या तो वहीं की वहीं है। आपने इसका जवाब तो खुद दे दिया है। देखिए, जब तक सोसाइटी महसूस नहीं करेगी कि ये चीज़ गलत है, गलत तो गलत है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप यू कैन नॉट लेजिस्लेट मोरालिटी, हम यही कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। मगर सुनील जी, कहने का इसमें एनजीओज को, गुड इफेक्टिव एनजीओज को लगाइए, लेकिन यहाँ तो आप गलत किसे ठहराएंगे? मैं सिर्फ आप जोड़ता हूँ, इसमें गलत किसे ठहराएंगे? वो जो युवा है जो रेव पार्टियों में जा रहा है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी फराटेदार बोलता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया गाड़ी में जा रहा है, उसे आप क्या समझाएंगे? वो सब कुछ समझ रखता है। और बाकी जो समाज का सबसे आखिरी पंक्ति का आदमी है, जो रोड पे सोया हुआ है, आप निकल जाए किसी भी बड़े शहर या छोटे शहर में, आपको फ्लाईओवर या उसके नीचे मिलेगा, उससे अपनी जान का भी नहीं पता, और जो मैंने उदाहरण दिया वो तो अलग, उसे क्या समझाएंगे? बात यह है कि आप प्रशासन को, या हम डेवलपमेंट जीडीपी की बात करते हैं, वहां तो कहीं ना कहीं रोल तय करना पड़ेगा ना।
देखिए, इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो ये कि हम लीगल की पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एनजीओज अपनी जगह काम कर रहे हैं और ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आज केवल 400 एनजीओ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस फंड कर रहा है, जबकि यहाँ पर 4000 एनजीओ चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा आता है सवाल कि हमारे को जो लीगल एनडीपीएस एक्ट भी है उसके लिए जो आपको हमारी जो प्रोविजंस चाहिए, मान लीजिए आपने वहाँ उनको गिरफ्तार तो कर लिया, अब गिरफ्तार करने के बाद क्या आपके पास ऑप्शन है? क्या आप उनको जेल भेजेंगे या इलाज के लिए भेजेंगे? क्या आपके पास इलाज के लिए आपके पास कोई वो प्रोबेशन सर्विसेज के क्या इस्तेमाल हो पाएगा वहाँ पर? क्या प्रोबेशन सर्विसेज अपनी जगह इन प्लेस है? क्योंकि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हमारे को देखना बहुत जरूरी है कि दीपक जी वो इन प्लेस में जानना चाहूंगा, जैसे सुनील वात्स्यायन ने भी जिक्र किया। अब ये है कि एक हमने जो है नशा जो है करने वाले को पकड़ा। अब जैसे कि सुनील वात्स्यायन साहब ने कहा कि अब उसे कहाँ रखा जाए, उसे जेल भेजा जाए या उसे पुनर्वास जो है संस्थान में भेजा जाए। अब क्या पैमाना है, क्या है? इसको तो कस्टडी में लेना ही पड़ेगा, कस्टडी में लेना ही पड़ेगा। विदिन 24 आवर्स ही हैज टू बी प्रेजेंटेड। आज आपको बताया उसको जो सर्चिंग होगा, और सर्चिंग में प्रोटेक्शन है दैट सर्चिंग हैज टू बी डन इन फ्रंट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट और ए गेजेटेड ऑफिसर. If he himself says no, I don't need any gazetted officer, you can, then that police officer will be in limited cases as per the state laws, he will be authorized to search. Once the searching is there is a lot of formalities. How much is the drug recovered from him? It will be sealed in his presence, signature, etc., etc. Then he will be taken to the custody. Most of the people come out because of this. चलिए एक कॉलर हमारे साथ, आखिरी कॉलर कार्यक्रम के जुड़ गए हैं, उससे हम उनका सवाल ले लेते हैं। पीडी शर्मा है जम्मू से। शर्मा जी पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी पूछे सर अपना सवाल। हेलो। मेरे हिसाब से ये है कि एक तो फैमिली प्लानिंग और दूसरी अर्बनाइजेशन जो है, ये दोनों इसको अफेक्ट कर रही हैं। फैमिली प्लानिंग के इसलिए कि हर एक के घर एक बच्चा होता है और मनी फ्लो इतना है कि जितना मर्जी वो मांगे उतना उसको दे दिया तो वो गलत सोसाइटी में बढ़ जाता है। और अर्बनाइजेशन में ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो सिटी में किसी को पहचानते नहीं, ना सिटी वाले उनको पहचानते हैं, वो जो कुछ मर्जी करें करते, किसी का कंट्रोल नहीं है। पीडी शर्मा जी का कहना है सामाजिक जो विकृति है वो कहीं ना कहीं उसका विषय। दीपक आपको पास जितना सवाल आया आप एक ही आंसर दे सकते हैं, You do your job, we'll do your job. दीपक जी एक चीज, हम कार्यक्रम में मेरे पास सिर्फ मिनट भर का समय है, मैं एक चीज का निपटारा आपसे जानना चाहूंगा कि पहले तो मुझे ये बताइए, जो ड्रग जो एडिक्ट है या पकड़ा जाता है उसे हम एक मानसिक रोगी समझते हैं या एक अपराधी के तौर पे समझते हैं? कानून क्या कहता है? ये इन्वेस्टिगेशन में हम सोचेंगे, इन्वेस्टिगेशन हम सोचेंगे, हमारा है, हमारा स्कोप है, हमारा स्कोप है। बट आप एक चीज डर होना चाहिए उसको। देखिए ऐसा चीज है, यू कैन नॉट से कि सोशल क्राइम है, कोई सोशल से नहीं डरता, फिर कल को कहें प्रोसिक्यूशन भी सोशल क्राइम। चलिए सुनील, तो दूसरी बात ये मैं इतना ही कहना चाहूँ, एनडीपीएस एक्ट का जो अमेंडमेंट अभी हुआ है उसके बावजूद भी आज जो यूजर है वो एक क्रिमिनल ही है, मतलब उसको क्राइम ही है। मैं ठीक हूँ जी। दूसरी बात आती है कि क्या हम उसको जो क्राइम है, क्योंकि हमने उसके इलाज के लिए क्या करा है वो बंदोबस्त होना बहुत जरूरी है। अगर हमने एनडीपीएस एक्ट के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया, इलाज की प्रक्रिया को नहीं किया, तो ये डेटरेंस जो है वो फेल हो जाएगा। शुरू में ही आपको धन्यवाद दिया 26 जून का, आपका तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए, हम आपको थोड़ा एडवाइस देते हैं। आप खुद सबको बोलिए जो अपना मोहल्ला में जो देखता है एक केस रिपोर्ट करे। 26 जून को तो कम से कम मत इस्तेमाल करें, एक केस रिपोर्ट करे, एक केस। सब आदमी जितना सवाल पूछता है, जितना चलिए तो जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं वो उनकी जो एक राय ये है कि जो कानून है, जो हम जिस एनडीपीएस कानून की बात कर रहे हैं वो कानून के नजरिए से हम बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक सीधा हमारे देश में कई नशे ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ एक समस्या मानते हैं, उसे कोई किसी तरह का हम जो है कह सकते हैं कि खराब चीज मानने की स्थिति में होते नहीं। ऐसे भी नशे हैं जिनको सामाजिक स्वीकार्यता है, वहां के सांस्कृतिक मेलजोल है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि दीपक भट्टाचार्य जी ने कहा कि हम लोग ये प्रण लें कि एक दिन कम से कम जो 26 जून की हम बात कर रहे हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरा विश्व नशा दवा विरोधी दिवस के तौर पर मनाता है, उस दिन हम एक दिन उसका परित्याग करें तो कहीं ना कहीं मैसेज निकलता है। और साथ में जो चर्चाओं का एक सार था कि समाज को भी जुड़ना होगा, एनजीओ जिनकी बात हो रही थी उनको भी जुड़ना होगा, समाज के जो विशिष्ट लोग हैं उनको भी जुड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का एक बड़ा अभाव देखने को मिला है। जितने भी कॉलर हमारे आए हैं, जिनके फोन आए थे, उससे एक चीज समझ में आता है कि चीजों के बारे में स्पष्टता कहीं भी नहीं है, तो वो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। आप तीनों इस कार्यक्रम में आए और इस संवेदनशील विषय पर
आपने हमारे और जो हमारे दर्शकों के समस्याओं का, उनके सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज लीगल पॉइंट में इतना ही। आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं legalpoint.lstv@gmail.com पे अपनी समस्याओं को, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए यार, नमस्कार।